मानव जनन पार्ट 2 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले पार्ट 1 वाले वीडियो में आपने मानव में नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र एवं युग्मक जनन का विस्तार से अध्ययन किया था। पार्ट 1 के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से इसे देखकर दोबारा पढ़ सकते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है आर्तव चक्र, निषेचन एवं अंतरोपण, सहगर्भता एवं भ्रूणी परिवर्तन और प्रसव एवं दुग्धश्रवण। सबसे पहले मैंने आपके पाठ्य पुस्तक के हिसाब से चैप्टर दिया है, आपको समझाया है, और उसके बाद में नोट्स के द्वारा हम इसको समझेंगे। ये नोट्स आप कॉपी में लिखकर याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला टॉपिक है हमारा आर्तव चक्र। इसे आम बोलचाल की भाषा में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। इसके जो 4 स्टेप हैं या इसके 4 चरण हैं। पहला जो है वो है ऋतुस्राव, और इसकी शुरुआत जो है 12 से 13 वर्ष में बालिकाओं में हो जाती है, और पूरा जो आर्तव चक्र है ये 28 से 29 दिन का होता है। तो शुरुआत में जो पहला जो इसका फेस है या पहला जो इसका चरण है वो है ऋतुस्राव। इसकी अवधि 3 से 5 दिन होती है, और प्रथम ऋतुस्राव को हम रजोदर्शन कहते हैं। और इस अवधि के दौरान जो है गर्भाशय के आंतरिक भित्तियों से रक्तस्राव होता है, जो 3 से 5 दिन तक रहता है। उसके बाद में इसका अगला जो फेज़ है वो है पुटकीय प्रवस्था। पुटकीय प्रवस्था में जो है अंडाणु के निर्माण की क्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है, और इसमें कई हार्मोन जो हैं वो इसको प्रेरित करते हैं, जिन्हें कहते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसमें आते हैं LH और FSH। तो LH जो है ये लुटिनाइजिंग हार्मोन है, और FSH जो है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। फिर उसके बाद होता है तीसरी जो फेस है वो है अंडोत्सर्ग। तो इस दौरान अंड जो है या अंड कोशिका जो है उसका उत्सर्जन होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। और अंडोत्सर्ग के पश्चात होती है पश्च अंडोत्सर्ग अवस्था, और इसमें जो है पीतपिंड का निर्माण होता है, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो इसको मैंने आगे नोट्स में आपको और विस्तार से इसको समझा रखा है। और ये जो आर्तव चक्र है ये लगभग 50 वर्ष की आयु तक रहता है। उसके बाद आर्तव चक्र जो है समाप्त हो जाता है, और इसे कहते हैं हम रजोनिवर्ती या मेनोपॉज। तो मेनोपॉज का अर्थ है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र जो समाप्त हो जाता है। उसके बाद है अगला टॉपिक निषेचन एवं अंतरोपण। मानव में या महिलाओं में निषेचन की क्रिया जो है अंडवाहिनी में संपन्न होती है, और निषेचन के बाद जो है युग्मनज का निर्माण होता है। और जब भी निषेचन होता है तो एक शुक्राणु जो है वो सबसे पहले जो प्राथमिक जो अंडाणु है उसमें प्रवेश करता है, और इसकी जो बाहरी जो भित्ति है जोना पेलिसिडो, इसमें प्रवेश करने के बाद जो अंडाणु है उसमें दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो प्रवेश करने के बाद इसमें दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अंड कोशिका और दूसरा ध्रुवीय केंद्रक बनता है। तो निषेचन के बाद जैसे मैंने बताया युग्मनज बनता है, और निषेचन के दौरान ही लिंग का निर्धारण भी हो जाता है। मानव में जो शुक्राणु जो बनते हैं नर में वो 2 प्रकार के होते हैं। आधे शुक्राणु जो हैं उनमें X लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, और बाकी जो आधे शुक्राणु हैं उसमें Y लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। तो यदि X वाले शुक्राणु का निषेचन अंडाणु से होता है तो उससे XX यानी बालिका का जन्म होता है, और यदि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु का निषेचन अंड कोशिका से होता है तो उससे नर या बालक का जन्म होता है। अब अंडाणु में केवल X गुणसूत्र ही होता है, और शुक्राणु में आधे में X और आधों में Y होता है। तो इस प्रकार से निषेचन के समय लिंग का निर्धारण भी हो जाता है। लिंग का निर्धारण मानव में नर के द्वारा होता है, क्योंकि नर में ही 2 प्रकार के शुक्राणु पाए जाते हैं। उसके बाद निषेचन के पश्चात विदलन की क्रिया शुरू हो जाती है, मतलब जो युग्मनज है उसमें समसूत्री विभाजन शुरू हो जाता है, और उससे जो है सबसे पहले 2, फिर 4, फिर 8 और फिर 16 कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है, जिससे हम मुरुला कहते हैं। तो इसमें 16 कोशिकाएं होती हैं, और ये इसकी अवस्था जो है वो ठोस प्रकार की होती है। उसके बाद में इसकी कोशिकाएं जो है थोड़ी परिधि की ओर विन्यासित हो जाती हैं, एक तरफ जो है वो चली जाती है, बीच में एक कैविटी टाइप की बन जाती है, जिसे हम ब्लास्टोसील या कोरकपुटी कहते हैं। एक कोरकपुटी में कोरकखंड बाहरी परत में व्यवस्थित हो जाते हैं, और फिर हम इसे पोष कोरक या ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और ट्रोफोब्लास्ट अवस्था में यह
गर्भाशय की भित्ति से चिपकता है, जिसे हम अंतरोपण कहते हैं, अंतरोपण या इम्प्लांटेशन। और पूरी जो गर्भावधि है या सगर्भता है वो 9 महीने की होती है, और इस दौरान जो है भ्रूण का परिवर्तन जो है वो होता रहता है। भ्रूण का जो मेन अंगों का जो परिवर्तन है वो 3 माह में ही हो जाता है। और जब भ्रूण का गर्भाशय से इम्प्लांटेशन होता है तो उस दौरान भ्रूण की कोशिकाएं और गर्भाशय की भित्तियों से एक ऊतक का निर्माण होता है, जिसे हम अपरा कहते हैं, अपरा या प्लासेंटा। अब अपरा जो है इसका प्रमुख कार्य क्या है? भ्रूण का पोषण करना और भ्रूण के जो हानिकारक या उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको भी शरीर से बाहर निकालना। इसके अलावा यह अंतस्रावी ग्रंथि का कार्य भी करती है। अपरा के द्वारा कई हार्मोन भी निकलते हैं, जिनमें लैक्टोजन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है और रिलैक्सेन है। तो इस तरह से अपरा एक ऐसा ऊतक है जो भ्रूण और जो मादा का जो गर्भाशय है उसके बीच में एक मध्य ऊतक का कार्य करता है। अंतरोपण के तुरंत बाद अंतःकोशिकीय समूह भात्वचा, अंतस्त्वचा सबसे बाहरी, उसके बाद भ्रूण का परिवर्तन होता रहता है। सबसे पहले बनती है बाहरी त्वचा, भात्वचा, अंतस्त्वचा सबसे भीतर, और बीच में है मिजोडम या मध्य जनन स्तर। तो ये 3 जनन स्तर बन जाते हैं और उसके बाद में उसके अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। 1 महीने के भ्रूण में हृदय का निर्माण हो जाता है और 12वें सप्ताह तक लगभग सभी प्रमुख अंग तंत्रों का निर्माण हो जाता है। गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता जो शुरू हो जाती है और 24वें सप्ताह के अंत तक पूरे शरीर पर बाल जो है वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से भ्रूण का परिवर्तन होता रहता है। और 9 माह के अंत में जो है गर्भ पूरी तरह से विकसित हो जाता है। उसके बाद होता है प्रसव एवं दुग्धश्रवण। तो गर्भता के अंत में गर्भाशय की भित्तियों में जोरदार संकुचन के द्वारा जो है शिशु जो है उसका जन्म होता है, जिसे हम प्रसव कहते हैं। अब गर्भाशय का जो संकुचन है उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ये हार्मोन जो इसका स्राव शुरू हो जाता है और ये गर्भाशय में तीव्र संकुचन को प्रेरित करता है, जिससे शिशु का जन्म होता है। और शिशु के जन्म के बाद मादा के जो स्तन ग्रंथि हैं उसमें दुग्ध का निर्माण होता है और प्रथम दुग्ध को हम फीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये आपके पाठ्य पुस्तक के हिसाब से हो गया। उसके बाद हम आप इसके देखते हैं विस्तार से नोट्स के माध्यम से इसको और समझेंगे, ताकि आप परीक्षा में इसको अच्छी तरह ढंग से लिख सकें। तो है आर्तव चक्र। पहला आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुएशन, जैसे मैंने आपको बताया पहले, ये 28 से 29 दिन की होती है और इसका जो 50 वर्ष की आयु में पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, जिसे हम रजोनिवर्ती कहते हैं। अब आर्तव चक्र का नियमन जो है कई हार्मोन करते हैं। इनमें प्रमुख हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और प्रोजेस्टेरोन। अब इसका 4 फेस हैं। जैसे पहले मैंने बताया आपको ऋतुस्राव 3 से 5 माह की अवधि होती है इसकी। इस दौरान गर्भाशय की जो भित्तियाँ वहाँ से रक्तस्राव होता है, कुछ ऊतक और जो है वो उनका भी जो टूटते हैं और योनि द्वारा जो है बाहर निकलते हैं। दूसरा है पुटकीय प्रवस्था या फॉलिकुलर फेस। इस दौरान प्राथमिक जो फॉलिकल का निर्माण होता है और LH हार्मोन का स्तर इसमें बढ़ जाता है। अंडोत्सर्ग प्रवस्था, आर्तव चक्र के 14वें दिन LH और FSH दोनों का स्तर उच्चतम हो जाता है और इस दौरान ग्राफिन पुटक जो है वो फट जाता है, उससे अंडाणु जो है मुक्त हो जाता है। अंडाणु मुक्त होने के बाद पश्च अंडोत्सर्ग प्रवस्था में ग्राफिन पुटक जो है ये पीतपिंड या कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है इससे हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये निषेचित अंडाणु के रोपण में मदद करते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा आर्तव चक्र। उसके बाद है निषेचन। निषेचन एक प्राकृतिक जीवन क्रिया है जो नर और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है और मनुष्य में निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में संपन्न होती है।
मानव भ्रूण का रोपण। निषेचन के लगभग 1 घंटे बाद युग्मनज का विदलन शुरू हो जाता है और चौथे दिन तक 4 जो है वो विभाजन हो जाते हैं और 16 कोरखंडों वाली एक ठोस संरचना बनती है जिसे हम मोरूला कहते हैं। मोरूला के बाद ब्लास्टुला बनता है जिसमें एक बीच में कैविटी होती है जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। और इसके बनते बनते भ्रूण का पारभासी आवरण समाप्त हो जाता है, गुहा की दीवार की कोशिकाएं चपटी हो जाती हैं और अब हम इसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और ट्रोफोब्लास्ट अवस्था में इसका रोपण हो जाता है। निषेचन के 1 सप्ताह बाद ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय के ऊपरी भाग में इसकी भित्तियों से चिपक जाता है, अर्थात ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय भित्ति से रोपण प्रारंभ हो जाता है। ट्रोफोब्लास्ट की बाह्य सतह से कुछ उंगली सदृश संरचनाएं निकलती हैं और जो भ्रूण को गर्भाशय की भित्ति से जोड़ती हैं। इसे ही हम रोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। अपरा, जैसे मैंने आपको बताया कि भ्रूण और गर्भाशय की जो भित्तियां हैं उनके बीच का जो उत्तक है उसे हम अपरा कहते हैं और अपरा के द्वारा ही भ्रूण जो है वो गर्भाशय की भित्तियों से चिपका रहता है। अपरा के कई कार्य हैं, तो ये महत्वपूर्ण उत्तक है। इसका प्रमुख कार्य है भ्रूण का पोषण। भ्रूण अपरा के द्वारा ही माता पिता से समस्त पोषक पदार्थ प्राप्त करता है। माता की रुधिर वाहिनियों का संबंध जो है वो भ्रूण की रुधिर वाहिनियों से होता है और अपरा के माध्यम से भ्रूण जल संपूर्ण पोषण माता के शरीर से प्राप्त करता है। इसके अलावा भ्रूण का श्वसन, माता के शरीर से रुधिर के द्वारा ही भ्रूण को ऑक्सीजन जो है प्राप्त होती है और CO2 जो है वो माता के रुधिर में छोड़ देता है। तो इस तरह से श्वसन की क्रिया भी अपरा के माध्यम से संपन्न होती है। तीसरा है भ्रूण का उत्सर्जन। भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थ जो है रुधिर के द्वारा अपरा के माध्यम से माता के शरीर में आते हैं जहाँ से उनका उत्सर्जन होता है। इसके अलावा अपरा जो है उसे हार्मोन जो है निकलते हैं। हार्मोन का श्रवण इंपॉर्टेंट है। तो अपरा से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जरायुज गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का श्रवण होता है और इसके अलावा रिलैक्सिन हार्मोन में निकलता है। तो पूरी जो है गर्भावधि सहगर्भता को बनाए रखने में सहयोग करते हैं। प्रसव, गर्भकाल पूर्ण होने के बाद शिशु का जो जन्म होता है उसे हम प्रसव कहते हैं और इस दौरान गर्भाशय तथा उदरीय संकुचन होता है, गर्भाशय फैल जाता है जिससे गर्भ शिशु बाहर जो है आ जाता है और प्रसव का प्रेरण ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन और कोर्टिसोल हार्मोन द्वारा होता है। दुग्ध स्रवण, प्रसव के बाद मादा के जो स्तन ग्रंथियां उनमें दुग्ध का निर्माण होता है। स्तन ग्रंथि में अनेक नलिकाएं पाई जाती हैं और इसमें ग्रंथियों में 16 से 25 पिंड होते हैं और इन नलिकाओं का जाल होता है जो बाद में एरियोलर या कुपिकाओं में खुलती हैं जहाँ से दुग्ध का श्रवण होता है। जो प्रथम माता में जो प्रथम दुग्ध जो बनता है उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं या खीस। तो ये हल्का पीला गाढ़ा द्रव्य होता है जिसमें प्रोटीन, खनिज जो है भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और इनमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी एंटीबॉडी भी पाए जाते हैं जो शिशु में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं और संक्रामक रोगों से शिशु का बचाव करते हैं। तो ये हो गया आपका ये सेकंड पार्ट, ये पूरा हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो तीसरा पार्ट है जनन स्वास्थ्य उसके बारे में अध्ययन करेंगे और पूरी इकाई होने के बाद हम इसके महत्वपूर्ण पूरी इकाई के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो अब यहीं तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।